वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 6, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1, और इस पाठ का ये सेशन नंबर 8वां है। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। अब देखिए, जो बहुत बड़े प्रमाण में जो आक्रामक बगावत हुई थी, जो बड़े पैमाने में लड़ाई का रूप उसने धारण कर लिया था, जब ऐसे गदर के बाद भारत जो ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने अपने कामों में अधीनस्थ होने के लिए, भारत को अधीनस्थ करने के लिए जिस प्रकार से भारत को आजादी देने के बाद उनमें अलगाव पैदा कर दिया था, इसे वो उनकी जो नीति थी वह क्या थी कि भारत में किसी भी प्रकार की एकता न जाए, इसलिए वह हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करते हुए उनमें एक विशेष प्रकार का अलगाव लाना चाहते थे। तो इसलिए जब यह गदर हुआ तो उसके बाद जो मुसलमान लोग थे वह थोड़े असमंजस में पड़ गए कि वह वास्तव में उनका स्थान कहाँ पर है। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन अधिक किया। दमन करना, शोषण करना, उन पर अत्याचार करना। फिर इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिसने नया मध्य वर्ग या बुजुर्ग वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। अब देखिए, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश शासन के सरकार के हितों में अपना हित मानते थे। ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते थे जो उनके द्वारा दिए गए कार्यों को भारत में रहकर पूरा करे, लेकिन उसका फायदा किसको हो? ब्रिटिश सरकार को। तो उनको वह बड़े बड़े पद दे देते थे बख्शिश के रूप में। ऐसे तो ऐसे लोगों को उन्होंने चुना और फिर लेकिन जब यह विद्रोह हुआ तथा यह गदर हुआ था, तो उस समय में ब्रिटिश सरकार को मुसलमान लोगों पर अधिक अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। उसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार का दमन कार्य शुरू कर दिया था। तो उसका असर क्या हुआ कि उसका प्रभाव अधिकतर मुसलमानों पर ही पड़ा, लेकिन उसमें जो नया मध्य वर्ग या बुजुर्ग वर्ग पैदा हुआ था उस पर उसका परिणाम बहुत ही अधिक हुआ था। सन 1780 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि फिर बहुत सारे जो मुस्लिम लीग तैयार की गई थी, तो वह चाहते थे कि किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार उनसे नाखुश न हो, क्योंकि वह उनके द्वारा दिए गए जो कार्य थे, जो नौकरियां थी, उनको वह भरोसा दिलाना चाहते थे कि उन्होंने इस गदर में या इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया होता। और इस प्रकार फिर ब्रिटिश सरकार की जो उनके प्रति जो दमन की नीति थी वह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी थी। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए, जो सर सैयद अहमद खां जो थे, उन्होंने बहुत सारे शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने थे, उनको विद्यालयों की स्थापना करनी थी, और इन कार्यों को वह ब्रिटिश सरकार को नाखुश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो नाखुश कर जाते तो उनके उद्देश्य वहां पर पूरे नहीं हो सकते थे। तो इस प्रकार सर सैयद खां के जो कार्य उन्होंने भूमिका की थी, उसके कार्यों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के प्रति अपना जो आक्रामक भूमिका जो थी, दमन की नीति थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन कर दिया था। उन्हें इस बात का भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठाया जा सकता है। अब तो वह एक तरफ से मुसलमानों को ऊंचा स्थान देना चाहते थे, उनकी सुरक्षा करना चाहते थे, और उनका यही मानना था कि ब्रिटिश सरकार के मदद के सहायता के साथ ही मुसलमानों को ऊपर उठाया जा सकता था, अर्थात उनको उचित न्याय दिया जा सकता था। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार करें। अब देखिए, उस समय बहुत सारे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भी अनुरूप कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने इस शिक्षण पद्धति का विरोध कर रहे थे। तो उस समय सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षण को स्वीकार करने के लिए बहुत प्राधान्यता दी थी।
उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा उनका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। तो उनको एक प्रकार से उनका विकास भी करना था, आधुनिकता के दौर में उनको पीछे नहीं रहना था, और इसी उद्देश्य से उन्होंने पाश्चात्य शिक्षण पद्धति को अपनाने पर जोर दिया था। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। जहां वह एक सुधारक थे तथा वह आधुनिक वैज्ञानिक तत्वों को भी मानते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। उनको अब पुरानी परंपराओं रीति रिवाज अनुसार जो शिक्षण पद्धति उसमें परिवर्तन लाना चाहते थे, आधुनिकता का वह अनुसरण करना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए। अब जब ये इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा था, ब्रिटिश सरकार के विरोध में आक्रामक भूमिकाएं हो रही थी, तो उससे वो थोड़े डर गए थे, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने का कारण उन्हें अपने ही शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिल पाएगी, और इसी कारण वो थोड़ा डर गए थे। उन्हें यह सहायता जरूरी मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की। उनका जो शैक्षणिक उद्देश्य था या अन्य सामाजिक सुधारना के रूप में जो उद्देश्य था, और इसलिए वह उनका मानना था कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार की सहायता होना बहुत जरूरी थी, और इसी सहायता को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की थी। उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश करो। अब देखो, राष्ट्रीय जब आंदोलन हो रहे थे तो उसमें नेशनल कांग्रेस की निर्मित होने की शुरुआत वही दौर था। तो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी नेशनल कांग्रेस में सहभागी हो रहे थे, लेकिन सर सैयद खां इन्होंने नेशनल कांग्रेस में जो लोग शामिल हो रहे थे, अधिकतर मुसलमान लोग जो शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की, उसका एक घोषित उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य रखा हुआ था? उन्होंने भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। तो वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार को नाखुश नहीं करना चाहते थे, उनके बीच में उन असंतोष की भावना नहीं निर्माण करना चाहते थे। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। अब देखिए, नेशनल कांग्रेस का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन क्यों उनका नेशनल कांग्रेस को विरोध इसलिए था क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार को पता चलता था तो उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने नेशनल कांग्रेस का विरोध किया था। बल्कि वह हिंदू संगठन समझते थे, इसलिए वह नेशनल कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे थे। उनका विरोध करने का पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उनको अंग्रेजों की सहायता और मदद चाहिए थी। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार है। तो वह बार बार ब्रिटिश सरकार को यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वह ब्रिटिश सरकार के प्रति हॉनेस्ट है, वफादार है। मुसलमानों ने किसी भी प्रकार से उस विद्रोह में, उस गदर में हिस्सा नहीं लिया था। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। अब देखिए, अब भले ही उन्होंने नेशनल कांग्रेस का विरोध किया था, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने हिंदू संगठन के प्रति वैमनस्य नहीं था और न ही उनको उसके प्रति विरोध की भावना थी। सांप्रदायिक दृष्टि से वह अलगाववादी भी नहीं थे कि जो संप्रदाय से संबंधित जो भेदभाव हो रहे थे, उन्हें उसी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता में उन्हें अलगाववादी विचार या दृष्टिकोण उनका नहीं था। उन्होंने कहा, यदि रखो हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए ही है, वरना ये सब लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी हो, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। अब देखिए, वो किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक भेदभाव वो नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए ही है,
वरना ये चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोग हो, चाहे वो ईसाई भी हो, लेकिन इस देश में रहते, एक ही देश में रहते हैं और इस नाते एक ही देश में रहने के कारण ये सारे धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग एक ही राष्ट्र के लोग हैं। सर सैयद अहमद खान का प्रभाव मुसलमानों के उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी और देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। अब देखिए, समाज सुधार के रूप में वह सामने जरूर आए, लेकिन अगर हम इसके पहले परिषदों में जिन जिन समाज सुधारकों के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने अधिकतर आम जनता में अपना स्थान निर्माण किया हुआ था। लेकिन सर सैयद अहमद खान, इनका जो व्यक्तिमत्व था, समाज सुधारने का ही कार्य वह कर रहे थे, लेकिन वह अधिकतर उच्च वर्ग तक ही उनका विचार या दृष्टिकोण उनके सीमित थे। आम जनता तक उनके विचारों को, दृष्टिकोणों को वह नहीं पहुंचा पाए थे। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। अब देखो, उन्होंने जो कार्य किए थे, जो उनके उद्देश्य थे, वो पूरा करने के लिए उन्होंने इतने प्रयत्न किए हुए थे, तो उस कार्यों में वह सफल भी हुए थे। यहाँ वो इतने दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति आरंभ हो गई और उनका दिमाग भी राजनीतिक आंदोलन से हट गया। अब देखिए, उस समय जो राजनीतिक क्षेत्र में जो क्रांति हो रही थी, जो बदलाव हो रहे थे, जो आंदोलन हो रहे थे, इसके वजह से आक्रामकता या विद्रोह की भावना लोगों के बीच में या असंतोष की भावना निर्माण हो रही थी। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने जो प्रयत्न किए थे कि मुसलमानों लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों में सहभागी नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अधिकतर पाश्चात्य शिक्षण पद्धति, अंग्रेजी शिक्षण पद्धति को अपनाने पर जोर दिया था और इस प्रकार बहुत वह अपने इस कार्य में सफल हो गए थे। मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी थी और इस प्रकार से राजनीतिक आंदोलनों से मुसलमानों लोगों का जो कर्तृत्व था या उन लोगों, वो लोग उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसने उस नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कमीशन या कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए थे, जिसमें एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी और उसमें उन लोगों को नौकरियां और अन्य दूसरे पेशों के जो लोग काम कर रहे थे, जैसे कि मध्य वर्ग के लोग, उनको मुसलमानों को आकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रकार उनके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए नौकरियों को और उस आमदनी में ही सीमित रहकर वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल है, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया था। अब देखिए, जो समाज सुधारक के रूप में या जो बड़े बड़े क्रांतिकारक के रूप में जो आ रहे थे, उन्होंने भले ही पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई हुई थी, लेकिन जैसे ही बोलते ना हम बदलाव आता है तो आधुनिकता के साथ हम अपने आप में भी परिवर्तन लाते हैं, तो उसी प्रकार कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान हासिल कर लिया था। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया था। लेकिन देखो, नई पाश्चात्य शिक्षा पद्धति अपनाने के बाद में भी उनमें किसी भी प्रकार का नई सुधारणावादी आंदोलन या व्यक्तिमत्व नहीं हुआ था। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय माना जाता है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकले शुरू हुई थी। उर्दू में एक था अल हिलाल और दूसरा था अंग्रेजी में द कामरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद, जो कांग्रेस के वर्तमान सभापति थे उस समय, उनके द्वारा किया गया था। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे, जो 15 से 20 वर्ष के आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अब देखिए, उस समय जो साप्ताहिक मतलब 7 दिनों,
आज हम देखते हैं कि हर रोज हमें वर्तमान पत्र अखबार पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसे हम दैनिक पत्र कहते हैं अखबार, लेकिन उस समय मासिक और साप्ताहिक, मासिक का अर्थ होता है महीने में एक बार छपने वाला, और साप्ताहिक का अर्थ होता है 7 दिनों में सात दिन में एक बार ही छपने वाला। तो उस समय में वर्ष 1912 में 2 नए साप्ताहिक शुरू हो गए थे। एक था उर्दू में अल हिलाल और दूसरा था अंग्रेजी में कामरेड। तो उर्दू में जो अल हिलाल का जो आरंभ किया था वह अबुल कलाम आजाद इनके द्वारा किया गया था, और वे एक विशेष व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने कम उम्र में अरबी और फारसी का ज्ञान ग्रहण करके एक विशेष रूप से नवयुवकों में प्रसिद्ध हुए थे। इसके साथ उन्होंने भारत की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहां चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों से किसी अन्य भारतीय मुसलमानों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिमत्व के द्वारा सारे लोगों में एक नया विशेष स्थान बनाया था। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। सांत्वना, हौसला बढ़ाना। आत्मसात, अपने में समाहित करना। असमंजस, दुविधा की स्थिति। उत्सुक, उत्साहित होना। अलगाव, सबसे अलग रहना। नवयुवक, जवान व्यक्ति। सुधारवादी, सुधार करने वाला। तो बच्चों, अब तक हमने गदर के बाद जो मुस्लिम लीग के जो सुधारवादी आंदोलक समाज सुधारक आए थे उसके बारे में वर्णन पढ़ा। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।